Good evening, everyone. So we were discussing the President of India, under which we had already covered the various power of President. The only two are left: veto power of the President and ordinance making power of the President. So we will discuss. First, we will discuss the veto power of the President. क्या होता है कि जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है तो फिर वो बिल एक्ट नहीं बन पाता। पहले वो जो है प्रेसिडेंट का एसेंट जो है उस बिल के ऊपर लिया जाता है, तभी जो कोई भी बिल है वो एक्ट बन पाता है। तो उसकी वजह से फिर जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भी जो है 3 ऑप्शन होते हैं। भी जहाँ तो वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं पार्लियामेंट को, जहाँ फिर वो अपना एसेंट नहीं देते, विद होल्ड करके रख सकते हैं बिल को। तो ये वाली जो पावर प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, इसको हम बोलते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, विच इज अंडर आर्टिकल 111. This article is very important. 111 article talks about the veto power of the president. होता क्या है, अपना प्रेसिडेंट जो है बिल को एसेंट दे सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये वाली जो पावर होती है उसको हम वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये पावर जो होती है 3 तरह की होती है: absolute veto, suspensive veto and pocket veto. So we will discuss it one by one. एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या होता है, इस वीटो के अंदर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपना जो कोई भी बिल है उसको एसेंट जो है विद होल्ड करके रख लेते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो बिल है एक्ट नहीं बन पाता और बिल गेट्स रिजेक्टेड। जब उन्होंने अपना एसेंट ही नहीं दिया तो बिल जो है वो लॉ नहीं बन पाता। दिस इज एब्सोल्यूट वीटो। हम आज देखेंगे इसके लिए सिर्फ 2 ग्राउंड्स जो है वो मेंशन करे गए हैं जिसके अंदर एब्सोल्यूट वीटो इम्पोज की जा सकती है। आगे देखते हैं वो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या होता है, सिंपली पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास वो बिल आया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को फिर से दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, उसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। देखो, एक दफ़ा प्रेसिडेंट ने वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल पार्लियामेंट को भेज दिया और पार्लियामेंट ने एज सच फिर से दोबारा प्रेसिडेंट को बिल वो वापस भेज दिया, तो जो प्रेसिडेंट है उनको अपना एसेंट तब देना पड़ेगा। आगे इसके बारे में देखेंगे। पहले तो ये वाला भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं था कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए वो बिल भेजे। तो नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है, ना तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना एसेंट देंगे ना ही वो रिटर्न करेंगे। इसके अंदर देखा था एसेंट ही नहीं देंगे, इसके अंदर वो रिटर्न कर देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली अपनी पॉकेट के अंदर उसको डाल देंगे। हम देखते हैं ना, पॉकेट से याद रख ले, पॉकेट के अंदर डाल के उसको बंद कर दिया। द बिल रिमेन पेंडिंग फॉर एन अनसर्टेन टाइम, दस द बिल कैन नॉट बिकम द लॉ। दिस इज पॉकेट वीटो। अब हम डिटेल में करते हैं। फर्स्ट, एब्सोल्यूट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जब हम वीटो करते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस वीटो पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट। ऑलरेडी जब हमने 2 सदन बना दिए हैं, लोकसभा बना दिया है, राज्यसभा बना दिया है, तो राज्यसभा का बनाने का भी एक काम ये होता है कि दोबारा से बिल रिकंसिडर हो जाए, तो फिर प्रेसिडेंट को वीटो पावर क्यों दी गई है। देखो, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ ए सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो क्या है, इसके 2 रीज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब वीटो पावर दी है। फर्स्ट रीज़न ये था कि अगर जल्दी से लोकसभा राज्यसभा से वो बिल पास हो गया, उसके ऊपर प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं हुआ, बहुत हेस्टली मैनर में वो बिल पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को एक बार फिर से रिकंसिडरेशन हो जाए। और सेकंड ये था कि अगर ये भी हो सकता है कि बिल पास हो गया, उसके कुछ प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ को अलाइन नहीं कर रहे, जहाँ उसके अगेंस्ट है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी जो है प्रेसिडेंट को एक बार वो देख लेंगे बिल। तो इस वजह से ये वाला जो वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 111 के अंदर दी गई है। 3 तरह की पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो करते हैं तो कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट नहीं बन पाता, बिल अपने आप एंड हो जाता है, इवन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। जैसे कोई भी बिल है, पहले तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पास करके फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना जो है विद होल्ड करके रख लेते हैं,
जो एसेंट है। लेकिन ये सिर्फ 2 केसेस में ये वाली वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अगर तो जो बिल है इट इज़ पास्ड बाय द प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम अपना पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट वाला बिल। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है विच इज़ पास्ड बाय, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द पार्लियामेंट, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विच इज़ नॉट ए मिनिस्टर। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और अगर वो बिल प्राइवेट मेंबर लेके आया हो उसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं। हाँ, अगर जब कैबिनेट होती है वो रिज़ाइन कर देती है, जैसे मान लो कि किसी कैबिनेट ने वो बिल प्रेसिडेंट को दिया है, वो कैबिनेट रिज़ाइन करके चली गई है, उससे प्रेसिडेंट ने अभी अपना एसेंट नहीं दिया, फिर जो न्यू कैबिनेट आती है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है नॉट टू गिव हिज एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द ओल्ड कैबिनेट। तो उस वजह में जो है ये वाली वीटो पावर प्रेसिडेंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऐसा ये 2 बार यूज़ करी गई है। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने जब हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1954 में ये वाली जो वीटो है उसका यूज़ किया था विद रिस्पेक्ट टू पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल। क्या था कि पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया था जब प्रेसिडेंट रूल पेप्सो के अंदर था, इन द स्टेट ऑफ पेप्सो। पेप्सो जो थी 8 स्टेट प्रिंसली स्टेट का एक ग्रुप अलायंस बनी हुई थी पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में था। लेकिन जब उन्होंने ये बिल प्रेजेंटेड किया था प्रेसिडेंट को फॉर हिज एसेंट, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो हट गया था। इस तरह उसके ऊपर जो है एसेंट नहीं मिल पाया। लेटर ऑन फिर प्रेसिडेंट वेंकटा रमन जो है उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था विद रिस्पेक्ट टू सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये होता है एब्सोल्यूट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज द सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में सिंपली ये होता है अगर हाउसेज ने जो है वो प्रेसिडेंट को बिल दिया, प्रेसिडेंट ने दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए वो बिल भेज दिया, लेकिन ये है कि अगर दूसरी बार मतलब प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और पार्लियामेंट ने एज सच जो है उसको दोबारा से प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट तब देना पड़ेगा। The President uses his suspensive veto when he returns the bill to the Indian Parliament for its reconsideration. Note: if the Parliament resend the bill with or without amendment to the Indian President, he has to approve the bill without using any of his veto power. His suspensive veto can be overridden by the repassage of the bill by Indian Parliament. उनकी जो वीटो पावर है उसको पैसेज जो पार्लियामेंट है वो सिंपल जो मेजॉरिटी है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से उसको जो है वो पास कर सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो बहुत ध्यान में रखने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। देखो कुछ बहुत सारे हमने अपना जब सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर किया था उसके अंदर हमने बोला था कि जब कुछ बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट का एसेंट भी कई बार लेना पड़ता है। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए वो दोबारा से बिल प्रेसिडेंट को भेजता है, गवर्नर नहीं देता, प्रेसिडेंट को भेज देता है। उस केसेस के अंदर ये है कि जैसे हमने पार्लियामेंट ने तो एक बार जो है प्रेसिडेंट ने अगर पार्लियामेंट को भेजा तो पार्लियामेंट अगर दोबारा वैसे उसको भेजती है तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बिल गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट फिर स्टेट लेजिस्लेचर को देती है और स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट फिर दोबारा से वापस उसको भेज सकता है। ठीक है, द गवर्नर कैन विद होल्ड द बिल फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन एंड इवन इफ स्टेट लेजिस्लेचर रीसेंड द बिल टू द गवर्नर एंड गवर्नर टू द प्रेसिडेंट, ही स्टिल कैन विद होल्ड हिज एसेंट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने दिमाग के अंदर रखना है। व्हेन द पार्लियामेंट रीसेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट, इट हैज़ टू फॉलो ओनली द ओनली मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी इन द हाउसेज एंड नॉट द हायर मेजोरिटी। और जो प्रेसिडेंट है he cannot exercise his suspensive veto in relation to money bill. This is very important point. ये पूछा जाता है मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट जो है सस्पेंसिव वीटो अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मनी बिल होते हैं उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट को जहाँ तो अपना एसेंट बिल के ऊपर देना पड़ता है, जहाँ वो अपना विद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। पॉकेट वीटो सिंपल पॉकेट में डाल लिया, कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर।
The bill is kept pending by the president for an indefinite period. When he exercises his pocket veto, he neither reject the bill nor return the bill for reconsideration. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं की गई। अमेरिका के अंदर जो पॉकेट वीटो है वो की गई है और उनके अंदर जो है 10 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को अपना जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो इज लार्जर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये एक रीज़न है इस वजह से। तो हमारे जो काफ़ी जो वाइडर पावर है प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो की दी गई है। ये वाली जो पावर है ये हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जो थे उन्होंने इसको यूज़ किया था इन 1986 के अंदर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल था, वो बिल था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस बिल को पास किया था जिसने इम्पोज करी थी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और फिर उन्होंने इसके ऊपर जो है कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए थे वेंकटा रमन, उन्होंने ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया था। तब फिर न्यू गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने इस बिल को ड्रॉप कर दिया था। तो हम अभी हमने पढ़ा ही है कि अगर कोई बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट को लगता है तो वहाँ पे वो अपना विद होल्ड कर सकते हैं इसेंट देना। ये एक रीज़न था कि कोई अगर वीटो पावर देने का यही एक मकसद था कि कुछ जो बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पास ना हो। फ्रीडम जो है प्रेस के ऊपर इम्पोज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। ये वैसे हमने देख ही लिया था लेकिन डिटेल में करेंगे इसको। ऑर्डिनरी बिल के रिलेटेड, मनी बिल के रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिलेटेड हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिल। देखो ऑर्डिनरी बिल अगर प्रेसिडेंट है जो है प्रेसिडेंट के पास बिल आता है स्टेट के तरफ से तो प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट दे सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं और कीप पेंडिंग पॉकेट वीटो भी इसके ऊपर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, फिर रिटर्न भी कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल के अंदर। अगर बिल रिटर्न हो गया द प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट, विथ होल्ड एंड कीप पेंडिंग। ये है कि अगर पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को ऑर्डिनरी बिल भेजेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर फिर भेज देंगे, प्रेसिडेंट फिर भेज देंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो हमने देखा था कि अगर एक दफ़ा प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को भेज दिया, पार्लियामेंट ने नहीं किया तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में ऐसा नहीं होता। मनी बिल के अंदर देखो प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट, विद होल्ड हिज एसेंट और पॉकेट वीटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ही के नॉट रिटर्न इट। मनी बिल जो है वो रिटर्न नहीं किया जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता स्टेट लेजिस्लेचर के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम सिर्फ 2 हाउसेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो लोकसभा में और राज्यसभा में। स्टेट के रिस्पेक्टिव में कुछ पावर नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कुछ नहीं प्रोविजन डाला गया। सो इट्स ऑल अबाउट द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 3 तरह की पावर है। एक क्वालिफाइड वीटो भी जो है होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देख सकते हो। क्वालिफाइड वीटो वो होती है जिसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो है ओवरराइड जो है लेजिस्लेचर कर सकती है। सस्पेंसिव वीटो तो हमने देखा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो है उसको सिंपल मेजॉरिटी से जो है पार्लियामेंट दोबारा से प्रेसिडेंट को भेज सकती है। दिस इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग विद द प्रेसिडेंट। इफ द प्रेसिडेंट विद होल्ड इज एसेंट, क्वेश्चन है विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यूनानिमसली, देन first statement, the parliament may request the president to reconsider his decision. Second statement है parliament has to reconsider the bill for which the president may have some reservation. तो अगर ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ने अगर अपना विद होल्ड कर लिया है किसी बिल के ऊपर जो दोनों हाउसेस ने अपनी सहमति से जो है वो पास कर दिया है, तो पार्लियामेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है प्रेसिडेंट को रिकंसिडर हिज डिसीजन। तो ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं कि पार्लियामेंट जो है रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट को रिकंसिडर हिज डिसीजन। और हाँ,
प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं टू रिकंसिडर हिज डिसीजन, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो कुछ ऐसा रिक्वेस्ट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी प्रावधान जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट हैज़ टू रिकंसिडर, अगर ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट को अगर प्रेसिडेंट की कोई रिजर्वेशन है बिल को लेके तो पार्लियामेंट टू हैज़ टू रिकंसिडर द बिल, ऐसा नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ बिल जो है उनकी रिजर्वेशन है तो उनको सेंड बैक करना पड़ेगा, सस्पेंसिव वीटो जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, तभी जो है वो पार्लियामेंट उसके ऊपर जो है कोई काम कर सकती है, देख सकती है इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपली अगर प्रेसिडेंट की कोई रिजर्वेशन है तो उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं वो अगर आपने अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करें हैं तो आप इजीली कर सकते हो। Second question, the president is bound to give his assent to money bill, the bill which seeks significant amendment in the constitution. कौन से बिल के ऊपर जो है प्रेसिडेंट को अपना एसेंट जो है वो देना पड़ता है? देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं उसके ऊपर तो प्रेसिडेंट को अपनी जो वीटो पावर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट को अपनी जो एसेंट है वो देना पड़ता है। ये एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया नहीं था, इसीलिए यहाँ पे बता रही हूँ। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 के अंदर, उसके अंदर यही बोला गया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी वीटो पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हम चेंजेस करने वाले हैं, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उनको एसेंट अपना देना ही पड़ेगा। उसके अंदर कोई भी जो वीटो अपनी प्रेसिडेंट की वीटो पावर है वो नहीं है। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। ये भी मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया था जो आप जो है आपको याद रह सके, और MCQ इसलिए साथ साथ में कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ हमारी उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड छूट जाए तो वो MCQ के अंदर हम उसको कवर कर लें। मनी बिल के अंदर जो है वो अपना एसेंट रख सकते हैं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अपना एसेंट जो है वो रख सकते हैं। हमने अभी देखा था। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस, ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 111 वीटो पावर है और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1, 2, 3 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। जब हम गवर्नर करेंगे तो तब हम गवर्नर का देखेंगे। वैसे गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो है 2, 1, 3। नेक्स्ट हम गवर्नर ही करेंगे और फिर हम इसको रिलेट कर थोड़ा कंपैरिजन जो है वो पढ़ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डिनेंस मेकिंग। और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से आया है। इसको सबसे पहली दफ़ा जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कौन से एक्ट से आई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एम्पावर द गवर्नर जनरल टू प्रोमिगुलेट ऑर्डिनेंस विदाउट द काउंसिल कंकरेंस ड्यूरिंग एमरजेंसी, जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी थी। इस एक्ट के अंदर जो है हमने पढ़ा भी था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर, गवर्नर जनरल जो है वो प्रोमिगुलेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑर्डिनेंसेस वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गिव द अथॉरिटी टू द गवर्नर जनरल टू प्रोमिगुलेट ऑर्डिनेंस। उसके अंदर तो एम्पावर किया था विदाउट कंकरेंस। इसके अंदर जो है फिर हमने फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ये वाली फिर इसके अंदर इसको अच्छे से डिफाइन वगैरह किया और ये वाली पार्ट जो है वो दे दी थी। देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब क्या होता है, हम इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये प्रेसिडेंट की एक लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई है। ये किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को? ये उसको इसलिए दी गई है कि कोई अनफोर्सीन या कुछ अर्जेंट मैटर है उसके साथ डील करने के लिए, कि जब कोई पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस नहीं चल रहे, जहाँ एक हाउस नहीं चल रहा, क्योंकि किसी भी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेस से वो बिल पास होना चाहिए। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाना चाहिए, दोनों हाउसेस से पास होगा तभी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है, तभी जो है वो एक्ट बन पाता है। लेकिन अगर दोनों हाउसेस नहीं है
कोई सेशन नहीं है और फिर जहाँ एक भी हाउस नहीं है तो बिल जो है वो पास नहीं हो सकता, तभी जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट को हमने दी गई है। तो he can only promulgate the ordinance under these circumstances when both the houses or either of the houses is not in session। जहाँ तो दोनों houses is not in session, जब one of the houses is not in session, क्योंकि दोनों houses से बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है। Circumstances occur when the president think it is necessary to act without waiting for the houses to assemble। जहाँ पे प्रेसिडेंट को लगता है कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि अभी हाउसेस को असेंबल करना मुश्किल है, हमें इमीडिएट डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा, तब भी जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकते हैं, कुछ बहुत अर्जेंट मैटर्स जो होते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट इज एन ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव इन मतलब होता है कि बैक डेट से भी जो है इसको इम्पोज किया जाता है। सपोज कर लो कोई टैक्सेशन वाली पावर है, जैसे एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्सेशन वाला भी लेके आई थी गवर्नमेंट, जो उन्होंने बैक डेट से इम्पोज कर दिया था, ऑल्दो वो बाद में चैलेंज भी हुआ था, लेकिन जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से हम इम्पोज कर सकते हैं। An ordinance rolled out when both the houses are in session is void in nature। जब दोनों हाउसेज है तब अगर कोई ऑर्डिनेंस लेके आते तो void है। वैसे इम्पोज इन ऑर्डिनेंस लाएंगे ही तब जब दोनों हाउसेज नहीं है, जहाँ एक हाउसेज जो है वो नहीं सेशन के अंदर है। और पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव द ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। जो है पार्लियामेंट को विद इन 6, देखो जब हाउस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इम्पोज कर दिया, फिर जब हाउस सेशन में आ जाता है उसके विद इन 6 वीक जो री असेंबली में इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। एक्ट डन एंड कंप्लीटेड अंडर द ऑर्डिनेंस बिफोर इट्स लैप्स रिमेन फुली एक्टिव। जो भी ऑर्डिनेंस के अंदर एक्ट वगैरह पास करे गए हैं वो फुली एक्टिव रहते हैं। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, क्योंकि इसका जो है बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है अगर इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट को जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे है, कोई गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो पार्लियामेंट को क्या करते हैं, पार्लियामेंट को जो है वो प्रोरोग कर देते हैं। प्रेसिडेंट ने प्रोरोग कर दिया जो फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आए जो वो बाईपास हो जाए ओपोजिशन के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो जब तक डिबेट डिस्कशन सब कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछे जाते, तब तक बिल नहीं पास होता। लेकिन अगर उन्होंने प्रोरोग करके जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई बिल ले आए तो फिर जो है इसका मतलब कि उन्होंने अच्छे से जो है इसको मिसयूज़ किया गया है। तो इस तरह से जो है इसका जुडिशियल रिव्यू है, ये कब से हमने डाला था, ये डाला था 44th अमेंडमेंट के अंदर जो है 44th अमेंडमेंट के ये अंदर बोला गया था कि जो भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू है। क्योंकि उससे पहले जो एक अमेंडमेंट और गवर्नमेंट लेके आई थी जिसके अंदर बोला था जो कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है फाइनल है, कंक्लूसिव है और उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, विच इज़ बाय 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन 44th अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया था इसका जुडिशियल रिव्यू है। और जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो एक पैरेलल पावर नहीं है, ये एक टेम्परेरी पावर जो प्रेसिडेंट को दी गई है, ये एक पैरेलल पावर नहीं है कि पार्लियामेंट भी चल रही है और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जो है आप लेके आ रहे हो। ऑर्डिनेंस पावर जो उतने ही मैटर्स पे दी गई है प्रेसिडेंट, जो नॉर्मल पार्लियामेंट की एक पावर जो है वो दी गई है, ना ही इसके अंदर ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेजर अमेंडमेंट कर सकते हो, ना ही आपके जो फंडामेंटल राइट वगैरह जो है वो आप नहीं ले सकते इस तरह जो है। और प्रेसिडेंट की जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। प्रेसिडेंट ने अगर ऑर्डिनेंस किसी के ऊपर लेके आनी है उसके लिए उनको जो है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको बताएंगे। अगर ऑर्डिनेंस जो है विदड्रॉ भी करनी है, प्रेसिडेंट किसी टाइम पे भी विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो उनकी पावर है विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर देनी। अभी हम एक हमारे पास बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है, जो फार्म लॉ जो थे वो एक्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू हमारे पार्लियामेंट के अंदर वो पास करे गए थे सितंबर 2020 के अंदर। अभी उसको जो है रिपील दोबारा
से जो वो ऑर्डिनेंस जो थी, ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको किया गया था। वो प्रेसिडेंट ने खुद से नहीं ऑर्डिनेंस की थी, वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन था, तो प्रेसिडेंट ने उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने पास किया गया। अब हटाना है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो वो थी। और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कुछ पावर प्रेसिडेंट को अंदर नहीं दी गई। और ऐसा जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट को दी गई है उसका कोई कनेक्शन नेशनल इमरजेंसी के साथ नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम ला सकते हैं जब दोनों हाउसेज जो है वो दोनों हाउसेज या एक हाउस जो है वो सदन में नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, तब भी हम, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी तो तब हम इम्पोज करते हैं जब कोई वॉर वगैरह सिचुएशन हो, लेकिन ऑर्डिनेंस तो हम नॉर्मल भी लेके आ सकते हैं, इसलिए इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जब भी ऑर्डिनेंस को, जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने किसी भी बिल के लिए किसी बिल के पास कराने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेके उसको पास कर दिया, जब दोबारा से उस बिल लोकसभा आएगी, असेंबल होएगी, रीअसेंबल होएगी, तब उसको ये बिल जो है वो दोबारा उस लोकसभा के अंदर लेके आना पड़ेगा और प्लस बताना पड़ेगा किस वजह से जो है इसको ऑर्डिनेंस, जो एक स्टेटमेंट इश्यू करनी पड़ेगी जिसमें ये बताना पड़ेगा कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से नेसेसिटेटेड किया इमीडिएट लेजिस्लेशन विदाउट प्रॉपर ड्यू डिस्कशन, ये सब। तो ये जो है फिर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई हुई है डीसी वाधवा केस वाली, वो हमारे वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से है। तो दिस इज ऑल फैक्ट related to ordinance making. Can promulgate an ordinance only when both the houses are not in session or only one house is in session. For an ordinance to be promulgated, such circumstances should be there which deems it necessary for president to legislate through ordinance. RC Cooper वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 में आई थी, which sought to nationalize 14 of the India's largest commercial bank, had that president decision could be challenged on the ground that immediate action was not required and ordinance had been passed primarily to bypass debate and discussion in the legislature. Already we discuss कि उन्होंने जो bypass करने के लिए legislature को debate और discussion से उन्होंने ordinance का सहारा जो है वो लिया। Recent ordinance promulgated by the president कौन सी promulgated की गई है? On April 22, 2020, Government of India declared the proclamation of an ordinance, the Epidemic Disease Amendment Ordinance 2020, to amend the act adding arrangement to punish those assaulting doctors or health laborers. The Central Farm Law, which met with inescapable protest, were at first brought to an ordinance equals. यही जो फार्मर्स लॉ जो है वो लेके आए हैं, अभी तो रिपील हो चुके हैं ये। सो ये वाली जो है रिसेंट अमेंडमेंट, एक एयर क्वालिटी कमीशन वाला भी जो लेके आए थे वो भी जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास किया गया था। सो दीज आर द वेरी रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोमिगुलेशन। एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट वाला भी जो है उसके अंदर 2-3 दफ़ा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर चुकी है, ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको पास कर चुकी है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था, वही डीसी वाधवा केस के अंदर भी ये बात करी थी कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो एक्सेप्शनल पावर दी है लॉ मेकिंग के लिए, और इसको जो हम हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की जो स्टेट लॉ मेकिंग पावर है उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से आर्टिकल जो है हमें देखने पड़ेंगे। आर्टिकल 53, 74 एंड 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कंसिडर वाइल असेसिंग द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन द वर्ल्ड। देखो हमारे इंडिया के अंदर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए हैं जिसके अंदर एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल सेरिमोनियल हेड, असली पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो है वो दी गई है। और जो वैसे हमारे देश के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन सब जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन रियल पावर जो होती है वो हमारे
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर होती है। वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट बट ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एंड ही हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। तो प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो किनकी एडवाइस के काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो भी उन्होंने करना, सारे काम उनके नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन उनको किनकी एडवाइस के ऊपर काम करना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक प्रेसिडेंट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये वाली पावर दी गई है। और जो भी हमने देखा, हमने इमरजेंसी पावर, वो एक पार्टनिंग पावर भी जो है वो सारी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अपॉइंटमेंट भी की जाती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको बताएंगे किनको करना है, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट करनी है, तो सब कुछ उनकी एडवाइस से ही जो है वो होता है और वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। जो भी एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे वो बाइंडिंग होगा। और इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम जब गवर्नर पढ़ेंगे ना, हमारे गवर्नर के अंदर, गवर्नर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट को जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं दी गई। उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की जो है वो बात सुननी पड़ेगी, उनकी सहमति के साथ ही जो है उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो है कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की जब अपॉइंटमेंट करनी होती है तो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा के अंदर, जहाँ फिर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है सडनली, तब प्रेसिडेंट को जो है उस सिचुएशन ऐसी बन गई है तो उनको सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते तब उसको डिसमिस करना, ये भी उनकी सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। और जब उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो लॉस कर लिए, वो ये सब जो है उनको सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन दी गई है। गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी दी रखी है, वो हम अब नेक्स्ट जब करेंगे तो हम गवर्नर ही करेंगे, लेकिन उसको कंपैरिजन करके प्रेसिडेंट के साथ हम करेंगे। So this is also one question. Under which article of the Indian Constitution did the President make references to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of the Election Commission decisions on deferring the Gujarat Assembly election? This question has been asked by UPSC in 2003. तो इसमें जो है कौन से आर्टिकल के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट रेफरेंस देते हैं, तो ये वो वाला आर्टिकल है, वो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। Which one of the following is a part of the electoral college for the president but not the forum for his impeachment? ये 1996 के अंदर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था इसके अंदर ये क्वेश्चन, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट द फॉरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। देखो लोकसभा राज्यसभा दोनों जो है उनकी इलेक्शन के लिए जब इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो पार्टिसिपेट करते हैं, इम्पीचमेंट के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उनकी इलेक्शन के अंदर करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट के अंदर नहीं करते। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ना तो इम्पीचमेंट के अंदर करती है ना ही वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर करती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं। Consider the following statement. The first statement, the president shall make rule for the more convenient transaction of the businesses of the government of India and for the allocation among minister of the said business.
प्रेसिडेंट जो है वो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस करने के लिए रूल बना सकते हैं और मिनिस्टर्स के अंदर वो उसको एलोकेट कर सकते हैं। दिस इज़ राइट स्टेटमेंट। हमने जब किया था उनकी पावर के अंदर तो हमने देखा था उनकी पावर के अंदर, तो दिस इज़ राइट स्टेटमेंट। ये हमने पहले देखना है क्या पूछा है, राइट स्टेटमेंट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। All executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the प्राइम मिनिस्टर। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत बार हमने बोला है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको हमने इसीलिए मैं बोलती हूँ ध्यान से बिल्कुल आपने इसको करना है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। So it's all about president. Next we will see governor and also compare with the president. उसके भी हम MCQ करेंगे। और गवर्नर के ऊपर जो है वो मेंस में राइटिंग करने के लिए जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री के हिसाब से भी उसके MCQ बहुत निकलते हैं, लेकिन मेंस में बहुत रहता है। गवर्नर का रोल बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, तो वो सब देखेंगे। So if there is any query and question, you can always find me at Study Gyan on the following Facebook or Telegram link, and please don't forget to subscribe my channel Study Gyan. So see you tomorrow.